नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 3 के अंतर्गत हम मौखिक भाषा के विकास का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम श्रवण कौशल इसके पहले चर्चा किया हमने। आज के इस वीडियो में हम वाचन कौशल यानी बोलना पर चर्चा करने वाले हैं। प्रयास यह है कि ब्रिज कोर्स में निर्धारित जो टॉपिक हैं और जो निर्धारित सब टॉपिक्स हैं उन सभी पर हम चर्चा करें। जब परीक्षा करीब होगी तब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूंकि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट की वीडियोस मैक्सिमम रहती है, आप उन्हें देखें और यकीन माने धीरे धीरे आप जो है ब्रिज कोर्स की जो परीक्षा है, जो सिलेबस है उसको कंप्लीट भी कर लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी भी कर लेंगे। तो आज के जो इस वीडियो में हम बोलने के कौशल पर चर्चा करेंगे। अगर आप देखें तो बच्चा जब सुनता है तो वो रिसीव कर रहा होता है, लेकिन भाषा सीखने के दौरान जब उसको अपनी बात को आपसे कहना होगा या आप तक पहुंचाना होगा तो सबसे पहला माध्यम बोलना ही है ना, बोलना ही है। जब बच्चा बोल नहीं पाता है तो अपने मन में उठ रहे विचारों को, अपनी भावनाओं अपने एक प्रकार से एक्सप्रेशन के थ्रू, जैसे छोटा बच्चा रो कर आप प्रकट करता है, किसी चीज की मांग है तो रोता है, लेकिन जब बच्चा बोलने का कौशल अर्जित कर लेता है तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, जो भी उसके भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए बच्चा वाचन कौशल यानी बोलने का प्रयास करता है। हम एक शिक्षक के रूप में अपनी कक्षाओं में बच्चों को देख रहे होते हैं और भाषा सीखने के प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले बच्चा बोलना ही शुरू करता है। यहाँ बात सुनने की नहीं हो रही है, सुनना तो एक प्रमुख कौशल है ही। सुनने में बच्चा रिसीव कर रहा होता है, उसके बाद समझता है और उसके बाद अब अपनी बात को आप तक अगर पहुंचाना है तो या तो बोलेगा, या तो पढ़कर कोई बात कहेगा, या तो लिख कर कहेगा। आप तक अपनी बात को लिख कर भी वो कह सकता है, पढ़कर भी कह सकता है, लेकिन सबसे पहले वह बोलना ही सीखेगा। जब वह बोलने में दक्ष हो जाएगा उसके बाद फिर पढ़ने और लिखने की बात होती है। आप याद होगा या प्राचीन समय में जब हमारे पास किताबें नहीं रहा करती थी, कलमें नहीं रहा करती थी, बच्चे पढ़ते नहीं थे, लोग पढ़ते नहीं थे, तो उस दौरान भी शब्दों के माध्यम से लोग अपनी बातों को कहते थे। ठीक है, जब मानव का विकास हुआ तो पहले आदमी ने इसी प्रकार से विकास किया कि अपनी मतलब एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझता था, भावनाओं के थ्रू, मतलब कि अपने चेहरे के हाव भाव के माध्यम से, फिर शब्दों का विकास हुआ, फिर बोलने का प्रयास किया, उसके बाद पढ़ना और लिखना आया। तो बात वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि पहले बोलने से ही शुरुआत होती है। ठीक है, तो वाचन कौशल क्या है? सबसे पुरानी अभिव्यक्ति है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। भाषा सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसके माध्यम से बच्चा अपने मन में उठ रहे विचारों को, अनुभवों को, भावनाओं, जो बच्चे का एक अनुभव रहता है, ठीक है, जो उसके भावनाएं हैं, जो भी कल्पना बच्चा कर रहा होता है उसे व्यक्त करता है। कक्षा में भाषा सीखने का पहला माध्यम प्रायः बोलना ही होता है। ये इस पर अभी हमने चर्चा की है। अब इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोलने से जुड़े, जिसमें सबसे पहले बोलने के दौरान ये करना है कि हमें क्या कहना है, विचार बनना है। ठीक है, यानी बच्चा अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है इसके माध्यम से कि इसमें हमें क्या कहना, अपने विचार, क्या विचार है। ठीक है, तो ये बोलने की प्रक्रिया के दौरान 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सबसे पहले कि हमारे पास बोलने के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, बच्चे ने गाय को देखा तो गाय को देखने के बाद बच्चे के मन में एक विचार बन गया कि गाय। अब बच्चा बोलना शुरू कर दिया कि सर जी ये गाय है। या बच्चा भोजन कर रहा है और तभी मान लीजिए कि विद्यालय के आसपास डीजे की ध्वनि बजने लगती है हमारे पास, तो बच्चे उसको छोड़कर फिर उस पर चर्चा करने लगते हैं कि देखो कहाँ डीजे बज रहा है। ठीक है, तो बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। तो जब बच्चा कोई ध्वनि सुन रहा है तो उसके बाद मन में विचार बना रहा है और उसको एक टॉपिक मिल रहा है ना, तब उस पर वो चर्चा कर रहा है। तो बोलने के लिए कोई न कोई टॉपिक चाहिए, कोई बच्चे के मन में विचार बनना चाहिए, भाव होना चाहिए, और कैसे कहना है। दूसरा ये कि कहने का भी एक फ्लो होता है। जैसे बच्चा पूर्ण विराम देख जैसे बोलता है तो बोलने के दौरान भी ऐसा नहीं है कि एक लय में शुरू कर अंत तक चलते जाए, मछली जल गिराने, ये जीवन उसका पानी, हाथ लगा डर जाएगी बाहर निकाले, ऐसा नहीं बोलता है। बच्चा उचित हाव भाव के साथ कहाँ पूर्ण विराम लगाए, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर अल्प विराम है, कहाँ कम रुकना है, इन सभी माध्यमों से कहाँ किस प्रकार का प्रश्नवाचक निशान है, कैसे प्रश्न पूछना है, कैसे उत्तर देना है, सही तरीके से उचित शब्दों वाक्यों का चयन करके बच्चा अपनी बात को कहता है। तो कैसे कहना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तीसरी बात है किसे कहना है। बच्चा जब अपनी माँ से बात करेगा तो उसके बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। जब वो अपने अध्यापक से बात करेगा तो बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। जब बच्चा क्रोध में कोई बात बोलता है
तो बोलने का तरीका अलग हो जाता है। जब बच्चा खुश होकर कोई बात बोलता है तो तरीका अलग हो जाता है। तो बच्चा यह देखता है, समझता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और वो उन्हीं के अनुसार, उसी सिचुएशन के अनुसार बात करने का प्रयास कर रहा है। जैसे बच्चा मित्र, शिक्षक और अभिभावकों से बात करते समय अलग अलग तरीके से बात करता है। इस प्रकार से आपने बेसिकली यह देखा कि बोलने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है जो आगे है कि बोलने में कौन कौन से कौशल शामिल है। किन्हीं 2 कौशल पर आपको चर्चा करनी भी हो सकती है। तो बोलने से संबंधित कौशल कौन कौन से हैं, मतलब बोलने के दौरान अगर एक अच्छा वक्ता है कोई, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होनी चाहिए, कौन कौन सी कुशलता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक काम करने वाला मिस्त्री है, अगर हम उससे घर बनवा रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि उसको प्लास्टर करने आता है, अच्छे से मसाला कैसे बनाना है आता है, और जो उनका एक टूल होता है उससे किस प्रकार से चिपकाते हैं आप देखते होंगे। तो हमको ये पता है कि ये उसकी कुशलता है। बढ़ई को आरी चलाने नहीं आएगा तो क्या वह दरवाजा बना पाएगा? नहीं। तो दरवाजा बनाने के लिए आवश्यक कुशलता यही है कि उसको आरी पकड़ने का ढंग आना चाहिए, सीधे काटने आना चाहिए, जो रंदा मारते हैं वो भी तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लोहार है, उसको पीटने का तरीका मालूम होना चाहिए, उसकी कुशलता है। तो बच्चे बेहतर वक्ता बने तो उसके लिए कौन कौन सी कुशलता होनी चाहिए? सबसे पहला कि वह एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, सुनने का कौशल होना चाहिए। हम बच्चे को अगर कोई टॉपिक समझा रहे हैं और बच्चा हमारी बात को सुनेगा ही नहीं, तो क्या फिर वह उस टॉपिक पर बात कर पाएगा? नहीं बात कर पाएगा। जब वह हमारी बात को गहराई से सुनता है, कहानी हम जब बच्चे को सुना रहे होते हैं, सुनता है, तभी तो वह प्रश्न हमसे करता है। अगर वह हमारी बात को नहीं सुनेगा तो निश्चित रूप से वह बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो समझा ही नहीं बात को। ठीक है, रिसीव करना जरूरी है। तो एक वक्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि सुनने का कौशल हो। प्रभावी बोलने के लिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। अब जब आप बच्चा सुनेगा तो उसका जैसे प्रश्न सुनेगा तभी उसका उत्तर दे पाएगा। ठीक है, कोई कहानी सुनेगा तभी उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। दूसरा, सोचने और समझने का कौशल होना चाहिए। कुछ बच्चे, हम बच्चों से कहते हैं अक्सर कि हमारी बात को सुनो और सोच समझ कर उत्तर दो। कुछ बच्चे जल्दबाजी में तुरंत उत्तर दे देते हैं, तो बात गलत हो जाती है। फिर हम उनको डांटते भी हैं कि देखो हमने जो बताया उसको सोचो, समझो, जो हमने पढ़ाया है उस पर आधारित फिर उत्तर दो। तो जब बच्चा सोच समझ कर बोलता है तो सही बोलता है, सटीक जवाब देता है। तो यह भी आवश्यक है कि सोचने समझने का भी कौशल होना चाहिए। ठीक है, विचार बनाइए, अपनी बात को व्यवस्थित करिए, ठीक है, सोचिए और उसके बाद बोलिए। तीसरा यह है कि शब्द चयन और वाक्य का गठन, यानी हमें किस प्रकार के वाक्य, अब जैसे बच्चे ने एक सांप को देखा और सांप जा रहा है, ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में यह हुआ कि सांप है और वो जा रहा है, और उसने ये देखा कि सामने एक नेवला भी है। तो बच्चे ने एक वाक्य गठन कर दिया कि हाँ, सांप नेवले से लड़ाई करने जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे कहीं ना कहीं सिचुएशन के अनुसार वाक्यों का सही तरीके से गठन भी करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा या मैं कल स्कूल जाएगी, तो बच्चा जानेगा कि जाएगी नहीं होता है, जाएगी कोई शब्द नहीं होता है, जाऊंगा होता है। इस प्रकार से बच्चा शब्दों का सही चयन करता है और वाक्यों का गठन करता है। जैसे पानी चाहिए और पानी चाहिए था के अर्थ अलग अलग है। इस प्रकार से भी बच्चा सोचता है और ये एक बोलने की कुशलता होती है। ध्वनि और उच्चारण का नियंत्रण, सही उच्चारण से संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचता है। उदाहरण, बदल और बादल के उच्चारण में अंतर। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण शब्दों का सही होना चाहिए। एक वक्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि वह सही शब्दों का उच्चारण करे। ठीक है, अगर वह सही तरीके से नहीं बोलेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब जैसे बादल है, बदल है, ठीक, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें आपने एक मात्रा गलती कर दी तो अर्थ बदल जाता है। तो यह भी ध्यान देना है कि शब्द का ध्वनि और उच्चारण पर भी नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ शारीरिक भाषा और भाव भंगिमा भी होनी चाहिए। जब हमारे अध्यापक कहानियां सुनाते हैं बच्चों को, तो उनकी कहानी बताने का तरीका एक बेहतर तरीके, मतलब एक आकर्षित करने वाला होता है। जब हम पोएम्स बच्चों को सुना रहे होते हैं तो हम भी वाह ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, तो हम जिस प्रकार से अपनी भावभंगिमा बनाकर सुनाते हैं तो उसी प्रकार से बच्चा भी सुनाता है। अब हम ऐसे कहते हैं वाह ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर फुल, अब ऐसे अगर कह देंगे तो हमारा बोलना सही नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि हमारी शारीरिक भाव भंगिमा भी बेहतर तरीके से, हाथ की या शारीरिक गतिविधियां हम करा के बच्चों को बोले। जैसे हम इससे बातचीत कर रहे हैं तो हम इस प्रकार से करते हैं ना। आपने देखा होगा बहुत से हमारे लीडर लोग इस प्रकार से बातचीत करते हैं। ठीक है, सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, किससे कब और कैसे बात करनी है उसका ज्ञान होना। जैसे बच्चा यह देख रहा होता है कि अगर किसी के घर कोई दुर्घटना घट गई है, किसी का हाथ पांव टूट गया है या घाव लग गया है, तो वहां पर जाकर बच्चा मौन हो जाता है।
ठीक है, यह गंभीर प्रश्न पूछता है कि कैसे यह लगा। अब बच्चे ये नहीं कहता है कि चलो हम लोग चले खेल लें, क्योंकि बच्चा सिचुएशन को समझ रहा है और सिचुएशन के हिसाब से वो प्रश्न पूछ रहा है। तो यह भी बहुत आवश्यक है यह भी बोलने के लिए कि सामाजिक संवेदनशीलता हो, यानी कि जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चा या अच्छा वक्ता बोलने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये भी ध्यान देना कि कैसे किस प्रकार से बात करना है। ठीक, श्रोता की प्रतिक्रिया को समझना, अगर सामने वाले की रुचि और प्रतिक्रिया है तो उसको उसी के हिसाब से हम चर्चा कर पाएंगे। अगर हम उसकी बात को नहीं, वो हमारी बात को नहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो क्या फिर हम उस अपनी चर्चा को जारी रखेंगे? नहीं। उसी प्रकार से एक अच्छे वक्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सामने वाले की प्रतिक्रिया को भी समझें। अब हम किसी की बुराई करते जा रहे हैं, वो हमसे बोर होता जा रहा है कि इतना बुराई बतिया रहा है उसका, तो फिर हमको ये एहसास होना चाहिए कि देखो वो बुराई हम सुनना नहीं चाहता है, फिर हमें ऐसी चर्चा करनी चाहिए कि वो उसी बात को हम चर्चा करें जिसे वो पसंद करता है। तो हमें श्रोता की प्रतिक्रिया को भी समझना चाहिए, सामने वाले की रुचि और प्रतिक्रिया के अनुसार ही बात को कहना चाहिए। अगर श्रोता ऊपर आए तो इसे हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से। और सुनने बोलने का तालमेल होना चाहिए, यानी बातचीत में दूसरों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं बोलते चले जाते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चर्चा या वाद विवाद में बारी बारी से हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, बोलना केवल शब्दों का उच्चारण कर देना भर नहीं कि हाँ कोई शब्द है उसका उच्चारण कर दिया, जैसा हमारे विद्यालय में होता रहता है। नहीं, पहली बात तो बोलना अर्थ के साथ, समझ के साथ बोलना होना चाहिए। बल्कि इसके अलावा विचार, भावनाओं और अनुभवों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का एक यह जटिल प्रक्रिया है। इसलिए भाषा की कक्षा में बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का मौका देना चाहिए, चर्चा करने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए भाषा सीखने का एक आधार है। निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह भाषा सीखने का आधार है, जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाए। जो बच्चे के मन में विचार बन रहा है, ठीक है, अब बच्चा बादल को देखकर विचार बन रहा है कि अच्छा बारिश होने वाली है, तो उसको शब्दों के माध्यम से बच्चा कह रहा है कि बारिश होने वाली है। ठीक है, उसके विचार यही है। अगर धूप तेजी है तो बच्चा कहेगा कि धूप निकल गई। ठीक, तो जो भी विचार बच्चे के मन में आते हैं वो शब्दों के माध्यम से बच्चा बोल रहा होता है। अब बोलने के प्रभावी तत्व कौन कौन से हैं यह भी आपको जानना आवश्यक है। आप इसको भी देख लीजिएगा, 2 से 3 मिनट और लगेगा। बोलने में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? बोलना तभी प्रभावी माना जाएगा जब विचारों की क्रमबद्धता हो, यानी बोलते समय विचारों को सही क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि श्रोता को बात आसान समझ। अब हम शुरुआत करते हैं तो जैसे हमने कहानी सुनाते हैं तो एक राजा था। ठीक है, हम पहले इस प्रकार से बोलते हैं तो प्रारंभिक भाग प्रारंभ में रहता है, मध्य का जो बात मुख्य बात रहता है वो बीच में रहता है, और अंतिम जो बात होती है निष्कर्ष वो लास्ट में रहती है। अब किसी कहानी को आप सुना रहे हैं बच्चे को और पहले ही आपने कहानी का निष्कर्ष बता दिया, ठीक, तो फिर कहानी भी बोरिंग हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे बच्चे। ठीक, तो ये भी प्रयास होना चाहिए कि बोलने के प्रभावी बोलना हमारा तभी होगा जब हम विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखें। ठीक है, जैसे यात्रा का वर्णन शुरुआत में, मध्य और अंत के क्रम में करना। ठीक, स्पष्ट उच्चारण हो, शब्दों का सही चयन करें, यह भी ध्यान दीजिएगा। बोलने का आवश्यक तत्व है कि हम शब्दों का सही चयन करें, उच्चारण सही से हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैं बकरी लाया और मैं बकरी आया, अर्थ का अंतर हो जा रहा है, तो जब अर्थ का अंतर हो जा रहा है तो फिर बोलना आपका अर्थपूर्ण हुआ ही नहीं। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट उच्चारण और शब्दों का सही चयन होना चाहिए। ध्वनि गुणों का प्रयोग होना चाहिए, यानी बोलते समय स्वर, लय, ठहराव कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर विराम में आप देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर ज्यादा जो लगाना है, बलाघात का उचित प्रयोग आपको करना चाहिए। ठीक है, सब किसी को बुलाते हैं तो किस प्रकार से बुलाते हैं हम जानते ही हैं। इधर आओ, किसी का नाम लेकर पुकारते तो लंबा खींच कर ले जाते हैं, तो वही बात है। उठ गए, उठ गए, अभी यहाँ पर कहने का अंतर आ गया, उठ गए और उठ गए, यहाँ पर दोनों अलग अलग प्रकार की बात है। ठीक, पहले में प्रश्न है, दूसरे में आश्चर्य या तंज है। हाव भाव और मुद्राओं पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी बोलने में यह भी तत्व शामिल है कि चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क और हाथों की गतिविधियां संप्रेषण को प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, जैसे मुस्कुराते हुए मैं बहुत खुश हूं कहना, ठीक है, या रोते हुए बच्चा कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं। इस प्रकार से स्थान और अवसर के अनुकूल भाषा, स्थिति और श्रोता के अनुसार भाषा का हमें चयन करना चाहिए। जैसे मित्र है तो चलो खेलते हैं, सभा में है तो नमस्कार, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। सर जी हैं तो सर जी के साथ थोड़ी देंगे, चलो आज खेलते हैं। सर जी कहेंगे सर जी चलिए आज खेल करवाइए। ठीक है, इस प्रकार से बातचीत होते हैं। तो कहने का मतलब किस सिचुएशन में है आप, उसके हिसाब से आपको बातचीत करनी चाहिए स्थान और अवसर के अनुसार। आत्मविश्वास, ठीक है, आगे आत्मविश्वास से प्रभावी बोलने का आधार है। निडर होकर अपनी बातों को कहना चाहिए। जब बच्चा बोलेगा आपसे तो वह निश्चित रूप से बिना डर के बोलेगा, तभी अपनी बात को सही तरीके से कह पाएगा। अगर डरा डरा सा रहेगा तो फिर हम ये कहते हैं ना बच्चों से बोलते समय कि अरे डरो मत, अपनी बात अच्छे से कहो, क्योंकि हम जानते हैं अगर वो डरेगा तो अपनी पूरी बात को हमसे कह नहीं पाएगा एक्चुअली। ठीक, मातृभाषा और बोलने का कौशल देख लीजिएगा, इसको भी आपको समझना है, क्योंकि जब बच्चा बोलेगा तो उस पर उसके मातृभाषा का प्रभाव पड़ेगा।
तो हम ये ना समझें कि मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बोलना अर्थपूर्ण नहीं। जिस भी क्षेत्र का बच्चा है प्रभावी रूप से, जैसे अगर मान लीजिए महाराष्ट्र का है मराठी, उसके दैनिक बोलचाल की भाषा में मराठी का प्रभाव आ जाएगा। बिहार का है तो आ जाएगा, चाहे वो कितना भी हाईली एजुकेटेड भी है, लेकिन उनके बोलचाल से, बातचीत के तरीके से पता चल जाएगा कि वो किस क्षेत्र के हैं। अब जैसे मान लीजिए खान सर हैं, उनकी बातचीत से, बोलने के तरीके से आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो बिहार के हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, मातृभाषा जो है, उसका प्रभाव उनके बोली में दिखाई देता है साफ साफ। एक उदाहरण के लिए, तो मातृभाषा बच्चों के आत्मविश्वास और संप्रेषण की पहली सीढ़ी, ये भी ध्यान दीजिएगा। बच्चों के उच्चारण में स्थानीय भाषा का प्रभाव स्वाभाविक है, कोई इसमें डाउट नहीं है, इसमें त्रुटि नहीं कहते हैं, बल्कि भाषाई विविधता के रूप में हमको देखना चाहिए अगर बच्चा इन चीजों को लेकर आ रहा है तो। शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा और स्थानीय बोलियों का सम्मान करना चाहिए। जैसे स्टेशन को टेशन कह देना या स्कूल को स्कूल कहना स्थानीय भाषाई प्रभाव का उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे बोल सकते हैं। बहुभाषिकता का मतलब आप जानते ही हैं, भारत का अधिकांश बच्चे जो विद्यालय आने से पहले ही, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, हमारे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत से उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो महाराष्ट्र में जाकर रहते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, यहाँ की मतलब इधर की लेडीज वहाँ पर जाकर सेटल हो जाती हैं। तो बच्चे जो हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के जो मतलब रहने वाले हैं और पत्नी अपनी लेकर फिर चले जाते हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में आदमी हो सकता है कि वो मराठी बोलने वाला हो और पत्नी जो उनकी है हिंदी बोलने वाली थी, तो बच्चा जब उनके घर का रहता है तो वो हिंदी के भी परिवेश में पलता है और पिताजी मराठी बोल रहे हैं, मान लीजिए माता उनकी हिंदी बोलने वाली हैं, तो दोनों ही मातृभाषा यहाँ पर बच्चे को दिखाई दे रही हैं। बातचीत कर रहे हैं तो हिंदी का भी प्रयोग कर रहे हैं, मराठी का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे मराठी को बच्चा सीख रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे होते थे, बच्चा टीवी में कार्टून देख रहा है तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो बच्चे के पास कई प्रकार की भाषाएं हैं वहां पर। ठीक है, हमारे देश में, तो ये कोई नई चीज नहीं है। तो भारत का अधिकांश बच्चा विद्यालय आने से पहले एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आ चुका होता है और इसे एक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है। विभिन्न भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और एक शिक्षक के रूप में हमें बच्चों को खुलकर बोलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और अगर बच्चे कोई त्रुटि भी करते हैं तो हमें उन्हें दंड देने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए कि चलो ठीक है, तुमसे एक बार गलती हो गई, फिर आगे इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, हमें बच्चों की मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको देख लिया तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे कि भाषा बोलना केवल भाषा की कुशलता नहीं है, बल्कि अपने आप को अभिव्यक्त करना। ठीक है, आप कुछ आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसको आप शब्दों के माध्यम से कहना चाहते हैं, दूसरों से जुड़ने का माध्यम और आत्मविश्वास विकसित करने का माध्यम है। ठीक है, जब बच्चों को बोलने के अवसर मिलते हैं तब वे ये महसूस करते हैं कि उनकी बात महत्वपूर्ण है और लोग उन्हें सुन रहे हैं। हम लोग जब कक्षाओं में पढ़ते रहते हैं तो आपको याद होगा, अपने भी लाइफ में ऐसा रहा होगा कि जब हमको कोई चीज़ आता होगा तो हम हाथ उठाते रहेंगे, तो हम ये अपेक्षा करते रहे होंगे कि सर जी हमसे पूछें और अपनी बात को कहें। जब हम खड़े होकर या कभी कभी अभी भी मीटिंग्स वगैरह होता है, जब ट्रेनिंग वगैरह होता है तो कोई बात चर्चा होती है तो हाथ उठाते हैं शिक्षक लोग, तो उनके मन में ये विचार आता है कि हाँ मैं अपनी बात को कहूँ, और मान लीजिए उनसे नहीं पूछा गया तो फिर उनके मन में एक कसक रह जाती है कि मैं अपनी बात को कह नहीं पाया। तो ये तो हम लोग देखते ही हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब बच्चों को बोलने का अवसर मिलता है तो उन्हें ये महसूस करता है, मतलब उनको ये महसूस होता है कि हाँ उनकी बात भी महत्वपूर्ण, लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए हमें बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए। प्रभावी बोलने के लिए क्रमबद्ध विचार, स्पष्ट उच्चारण, उचित शब्दों के चयन, हाव भाव, आत्मविश्वास और श्रोता और परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग आवश्यक है। आज आपने जो पढ़ा उसको हमने 5 लाइन में निचोड़ उसका लिख दिया है। इस प्रकार से आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया। ठीक है, आगे हम अगले बिंदु पर आएंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप टारगेट विद हिमांशु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्वाइन कर सकते हैं आप इस चैनल को बेहतरीन कंटेंट के लिए। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यहाँ यूएस से बनाए गए हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।